आप सभी को नव वर्ष मंगलमय हो और इस वर्ष में आप लोगों का सफलता चरण चूमे। और आज अकबर की विजय, जो कल मैंने गुजरात विजय पर बात छोड़ा था, और गुजरात विजय अकबर ने 1573 में किया था और मिर्जा कोका को, अजीत मिर्जा कोका को वहां का सूबेदार बनाया था। और जब अकबर उस गुजरात की शासन व्यवस्था का प्रबंध कर रहा था तो एक सरदार जो था वह अकबर की सेवा में जाना चाहता था, लेकिन जो वहां के मिर्जा थे, वो बहुत ही शातिर माइंड के थे और वो जो है मिर्जा अजीत कोका के शासन में विघ्न डाल रहे थे। और इसी के कारण जब वो सरदार अकबर की सेवा में जाना चाहता था और उन मिर्जाओं ने उसका वध कर दिया, और उस समय 1 महीने 17 दिन तक जो है सूरत में अकबर था। और अकबर को जब ये बात मालूम चली तो वो बहुत ही क्रोधित होता है और फिर वो जो है मालवा, चंदेरी, अन्य राजपूत राजाओं की सहायता से फिर जो है उन मिर्जा राजाओं को पराजित करता है और वहां से फिर वो दिल्ली चला आता है। लेकिन बाद में फिर जो है मिर्जाओं ने अजीत कोका के शासन व्यवस्था में फिर अवरोध डाला। तब अकबर जो है वो बहुत क्रोधित होता है और फिर जो है 10 दिन की यात्रा में फिर वो गुजरात में पहुंचता है और मिर्जाओं को एकदम से नस्त नाबूद कर देता है। और फिर गुजरात पर अकबर का हमेशा के लिए निष्कंटक राज्य वो अकबर को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बंगाल और बिहार विजय। अब हम लेते हैं बंगाल विजय। और बंगाल दिल्ली का हमेशा से ही विरोध करने वाला राज्य था। बंगाल दिल्ली का हमेशा से ही विद्रोही राज्य था। वो हमेशा जो है दिल्ली की खिलाफत करता था और यह बात शेर शाह के समय से ही चली आ रही थी। और शेर शाह के समय से ही बंगाल अर्थात गौड़ और वहाँ पर अफगानों का शासन था। और यह बंगाल और बिहार की विजय 1576, इसका टाइम जो है 1576 का है। और एक बिहार का सूबेदार था जिसका नाम था सुलेमान खां। और सुलेमान खां ने जो है वह गौड़ पर जो है अटैक कर देता है और वहाँ पर जो है अफगानी सूबेदार को हरा करके और बंगाल को, जिसे गौड़ कहा जाता था, उस पर अपना अधिकार कर लेता है। और यह जो है बंगाल प्लस बिहार दोनों पर शासन जो है सुलेमान खां करने लगता है। लेकिन 1564 में सुलेमान की जो है वो मृत्यु हो जाती है। और जब सुलेमान की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र बायजीद गद्दी पर विराजमान होता है और वह जो है शासन व्यवस्था देखता है। लेकिन उसके मंत्री वो जो है षड्यंत्र के माध्यम से बायजीद की हत्या कर देते हैं। और जब बायजीद की हत्या हो जाती है तब जो है उसका पुत्र जो है
दाऊद गद्दी पर विराजमान होता है और वो जो है बंगाल और बिहार का शासन करता है। अब अकबर का ध्यान जो है, जो सम्राट अकबर था, अभी बना नहीं है, अभी तो विजय की ओर है और वो जो है बंगाल की विजय करने के लिए एक उसका सरदार था और उस सेनापति उसका नाम था मुनीम खां, और मुनीम खां को जो है वो भेजता है। अब मुनीम खां जब पहुंचता है तो वो जो है वहां पर दाऊद से युद्ध करने की बजाय वह जो है दाऊद से संधि कर लेता है। और दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो शासन व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं करता था, अत्याचार करता था प्रजा पर, प्रजा उसके विरुद्ध हो गई थी उसकी कुव्यवस्था के कारण। और जब अकबर को बात मालूम चलती है तब वो मुनीम खां को भेजता है और मुनीम खां जो है वो दाऊद खां से संधि कर लेता है। तो अकबर को पता चलता है, अकबर ने जो है उसको बहुत डांटा, आज्ञा दी कि तुम उस पर अटैक करो। तब जो है अकबर जो है मुनीम खां वो अटैक करता है और जब अटैक करता है तो उसी समय अकबर भी आ जाता है और बंगाल और बिहार दोनों पर जो है मुनीम खां का शासन हो जाता है। मुनीम खां जो है सूबेदार था, इसका शासन वहाँ बंगाल और बिहार पर हो जाता है। लेकिन 1575 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मुनीम खां की 1575 में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो दाऊद जो था वो भाग गया था, वो फिर जो है सेना इकट्ठा करके और फिर जो है इस पर बंगाल और बिहार पर फिर जो है वो शासन स्थापित कर लेता है। तब अकबर ने एक दूसरे सेनापति को भेजा और वो सेनापति जो है उसको खदेड़ता है दाऊद को। तो राजमहल नामक स्थान पर जो है दोनों में भीषण युद्ध होता है और उस युद्ध में वो सेनापति दाऊद का सर काट लेता है और वो सर काट करके अकबर के दरबार में भेंट कर देता है। और तब जो है बंगाल पर जो 240 वर्षों के बाद जो अफगानों की शासन सत्ता उस पर स्थापित थी, वहाँ से जो है शासन सत्ता अफगानों की समाप्त होती है और बंगाल और बिहार हमेशा के लिए ये मुगल साम्राज्य में मिला लिए जाते हैं। तो 1573 में गुजरात विजय, फिर 1576 में बंगाल और बिहार की विजय और फिर उसके बाद मेवाड़ से पुनः युद्ध। और मेवाड़ जहां पर शासन स्थापित था, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मेवाड़ पर जहां शासन राणा उदय सिंह का था, उदय सिंह, और राणा उदय सिंह के ही वंशज थे महाराणा प्रताप, ये उन्हीं के पुत्र थे। और इसी कुल में राणा सांगा, राणा कुंभा इसी कुल के थे। और राणा प्रताप जब शासक बनते हैं मेवाड़ के, तो उन्होंने निश्चय किया कि हम मेवाड़ को किसी के आगे झुकने नहीं देंगे, हम मेवाड़ को हमेशा जो है स्वतंत्र रखेंगे और कोई भी अगर मेवाड़ पर अटैक करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम जब तक रहेंगे तब तक मेवाड़ जो है वह स्वतंत्र रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि राणा सांगा और उनके बाद मैं अगर शासक होता तो मेवाड़
कभी भी मुगलों के अधीन या किसी के भी अधीन नहीं होता, क्योंकि राणा उदय सिंह जो है वो जयमल और पत्ता को सौंप करके जंगल चले गए थे वहाँ और जिससे जो है वहाँ पर कुछ दिनों के लिए मुगलों की शासन सत्ता स्थापित हो गई थी। तो जब राणा प्रताप होते हैं तो उन्होंने प्रण किया कि अब कभी भी जो है मेवाड़ पर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। और उसी में जो है ये 1576 की बात है। और आमेर के राजा या आमेर के कुंवर मान लीजिए मान सिंह और भगवान दास, ये दोनों व्यक्ति जो है राणा सम्राट अकबर के दरबार में चले गए थे, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। और ये लोग जो है भगवान दास, मान सिंह, अन्य राजपूत राजा, तमाम सरदारों को लेकर के मान सिंह अकबर की सेवा में लगा हुआ था। और उसके विपरीत महाराणा प्रताप, वो सिसोदिया कुलभूषण, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अब मेवाड़ हमेशा के लिए स्वतंत्र रहेगा, वो अपनी शक्ति बढ़ाने लगते हैं। और एक दिन ऐसा होता है, ये इतिहासकाल कर्नल टॉड की पुस्तक का नाम है राजस्थान, और उन्होंने उस पुस्तक में ये वर्णन किया है कि एक बार आमेर के कुंवर मान सिंह जो है वो महाराणा प्रताप के दरबार में जाते हैं। और जब महाराणा प्रताप के दरबार में जाते हैं तो वहाँ पर जो है इनकी बहुत सेवा होती है, बहुत इनकी आतिथ्य सत्कार इनका होता है। और उसके बाद ये दिल्ली चले आए और उसी समय इनको जो है उदय सागर झील पर आमंत्रित किया गया कि आप जो है उदय सागर झील पर आकर के उदय सागर पाल पर आकर के आप भोजन करेंगे, सादर आमंत्रित हैं। और दिल्ली उदय सिंह पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ से फिर ये आते हैं और बताते हैं अकबर से कि जो है बड़ी व्यवस्था, बड़ी खातिरदारी हुई। और फिर जब ये क्या कहते हैं उदय सिंह, मान सिंह, 1576 मान सिंह जो है फिर दिल्ली से आता है और उदय सागर पाल पर जो है वो भोजन की व्यवस्था होती है, बड़ा इनका सत्कार होता है। लेकिन जब साथ खाने की बात आई तो महाराणा प्रताप ने संदेश भिजवाया कि उनके सर में दर्द है और वो साथ में खाना नहीं खाएंगे। तो मान सिंह को जब ये बात मालूम होती है तो मान सिंह ने थोड़ा सा खाना उसमें खाया था और उससे से उठ जाता है और उसने कहा कि मैं आपके सिर दर्द की दवा अवश्य लेकर के आऊँगा। और ऐसा कह करके जैसे ही उठता है और तब वो कहा कि यदि मैंने यह गर्व चूर न कर दिया तो मेरा नाम मान सिंह नहीं। और जब वो प्रतिज्ञा करता है तभी जो है अकबर महाराणा प्रताप अपने एक सरदार से कहलवा देते हैं। और उसने सरदार से कहलवाते क्या हैं कि आते वक्त अपने फूफा अकबर को लेते आना। और यह बात जो है मान सिंह को बहुत बुरी लगती है और मान सिंह जो है वो जाता है अकबर के दरबार में, अकबर से बात बताता है। अकबर बहुत क्रोधित होता है और अकबर जब क्रोधित होता है तो ये बात जो है महाराणा प्रताप जानते थे और इसीलिए उन्होंने कुंभलमेर और गोगुंदा ये दोनों किलों को सुदृढ़ करवाए। और उधर अकबर जो है मान सिंह और आसफ खां, दो सेनापतियों के साथ, उसके साथ राजपूत सेना और मुगल सेना दोनों का गठबंधन होकर के और मेवाड़ पर अटैक करते हैं। और वो
आते हैं और ये जो है अप्रैल 1576 में ये सेना कहां पहुंचती है? तो ये सेना पहुंचती है हल्दी घाटी। यह सेना पहुंचती है हल्दी घाटी। एक बात थोड़ा सा आप लोग और ध्यान रखें, राणा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1572 में। राणा उदय सिंह की मृत्यु 1572 में हुई। तब जो है मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप बनते हैं। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये सेना जो है हल्दी घाटी कैसे पहुंचती है? तो वो मंडलगढ़ से होते हुए पहुंचती है हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, और हल्दी घाटी का युद्ध जो है सूर्य नारायण पांडे ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है हल्दी घाटी, मानसिंह और आसफ खां। और इसमें जो है भीषण युद्ध होता है और अंत में जो है महाराणा प्रताप को लगा कि विजय नहीं मिलने वाली है, तो वो जो है जंगलों में चले जाते हैं और जंगलों में जो है वहीं से जो है अपना शासन संचालन करते हैं। हालांकि मुगल सेना जो है उनका पीछा नहीं करती है, लेकिन मुगल सेना दूसरे दिन लौट कर आती है और कुंभल मेर का जो किला था, जितने सरदार जितने राजपूत सैनिक लगे हुए थे, वहाँ अकबर ने कत्लेआम कराया और वहाँ पर जो है बहुत सारे राजपूत सेना मारी गई। हालांकि महाराणा प्रताप जो है वो जंगलों में रह करके और जो भी मेवाड़ के आसपास का समतल जो भूमि थी उसको जो है काफ़ी जो है अपने सेनाओं के साथ जो आय की व्यवस्था थी, उस अकबर की आय की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देते हैं। और कुछ समय के लिए मेवाड़ पर फिर जो है महाराणा प्रताप का जो है वो शासन सत्ता स्थापित होता है, लेकिन पूरी सत्ता उनके हाथ में नहीं आती है और यह युद्ध हमेशा जो है वो लगभग सा बना रहता था। और फिर जो है महाराणा प्रताप के बाद उनका पुत्र जो है वो अमर सिंह, और अमर सिंह जो है वो 1597 में मेवाड़ के शासक होते हैं। और 1597 मेवाड़ के शासक होते हैं। और उधर अकबर के बाद जो है, खैर अकबर 1605 तक है, उसका पुत्र जो है वो जहांगीर जो है वो भी एक बार अटैक किया था और लास्ट में जो है अमर सिंह अधीनता स्वीकार कर लेते हैं जहांगीर की। जो राणा प्रताप ने अपने जीते जी जो है वह मेवाड़ को परतंत्र नहीं होने दिए थे, बाद में वही अमर सिंह जो है उससे मिल जाते हैं। और यहाँ से जो है उत्तर भारत की विजय समाप्त होती है। अकबर की उत्तर भारत की विजय यहाँ से समाप्त होती है और उसके बाद पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की विजय शुरू होती है। और गोमल, बोलन और खैबर दर्रे, ये पश्चिमोत्तर भारत जो पश्चिमोत्तर जो दर्रे हैं, यहीं से विदेशी आक्रांताओं के विदेशी आक्रांता भारत पर अटैक करते हैं। और बोलन, खैबर, गोमल ये दर्रे थे और यहीं से जो है काबुल, अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया से रास्ता जाता था और इसी रास्ते से तमाम भारत पर अटैक हुए हैं, और उसके पहले भी और उसके बाद भी। तो यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, ये सारे रास्ते यहीं से जाते थे। तो अब पश्चिमोत्तर में हम एक राजा काबुल संघर्ष हम लोग देखते हैं। ये 1581 की घटना है और मिर्जा मोहम्मद हकीम जो यहाँ का शासक था, मिर्जा मोहम्मद हकीम जब अकबर ने इस पर अटैक किया तो मिर्जा मोहम्मद हकीम जो है वो भाग खड़ा होता है और बहुत आसान सी जीत जो है अकबर की होती है। और उसने अकबर से सामना करता है। अकबर ने 10 अगस्त 1581 में काबुल में प्रवेश किया और यहीं पर जो है मिर्जा मोहम्मद हकीम ने अकबर से क्षमा मांगी और 1585 में
1585 में जो है वो अकबर काबुल को अपने में मिला लेता है। कब मिलाता है? 1585 में। काबुल का संघर्ष 1585 में अकबर जो है वो काबुल को अपने कब्जे में ले लेता है। बाकी अन्य जो चीज़ें हैं वो कल के टॉपिक में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।